हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आरबीआई कहता है नाम से एक सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जहां पर हम लोग आरबीआई की सर्कुलर्स वगैरह डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। आरबीआई का जो भी सर्कुलर होता है, जो नोटिफिकेशन आता है आरबीआई का, जो आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं इस सीरीज़ में आरबीआई कहता है इसमें डिस्कस की जाती हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग यहाँ पर आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट के बारे में चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। अभी हाल ही में आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार बैंक फ्रॉड्स में जो है 25% की कमी आई हुई है, सरप्लस अमाउंट जो है वो बढ़ा हुआ है। ठीक है। ऐसी तमाम जानकारियां जो हैं इस रिपोर्ट में, आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट में बताई गई हैं। ठीक है। 350 पन्नों का एक आरबीआई का पूरा ये एनुअल रिपोर्ट आया हुआ है। तो ये 350 पन्ने तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे नहीं, और इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जिस प्रकार से दूध से मलाई निकाल ली जाती है, उसी प्रकार से 350 पन्नों में से हम लोग अपने काम की चीज़ें निकालेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी होने वाला है। ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो के स्टार्टिंग में बताता हूँ, ध्यान से इन सारी चीज़ों को आप लोग सुनिए। और अगर कॉपी पेन वगैरह लिए हैं, नोट्स वगैरह बनाना चाहते हो, तो आप लोग नोट्स वगैरह भी बना लीजिए। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे बात को, मोटा मोटा जो इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना था उतना इंट्रो मैंने आप लोगों को दे दिया है। चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो हम लोग आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के बारे में बातचीत कर रहे थे। आरबीआई ने अभी हाल ही में अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की हुई है। ठीक है ना। अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है वो 2020-21 के लिए जारी की है। ठीक। तो काफ़ी डीप में इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डीप इन द सेंस बताया ना कि 350 पेज की है, तो 350 पेज तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। पहली बात तो ये जानते हैं हम लोग कि आरबीआई की जो रिपोर्ट है ये 9 महीने के ट्रांजेक्शन पीरियड के लिए जारी की गई है। ठीक है ना। हाइलाइट्स ऑफ आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2021, बैंक frauds fall by 25%, big jump in earnings from forex sales, increased surplus। तो हम लोग को ये जानना है कि जो ये आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट जारी की गई है, ये 9 महीने की ड्यूरेशन के लिए जारी की गई है। ठीक है। कौन से 9 महीना कौन कौन सा होगा, कहाँ, कब से लेकर कब तक? तो ये जो है रिपोर्ट जो जारी की गई है, ये जुलाई 2020 से लेकर, ठीक है ना, जुलाई 2020 से लेकर मार्च 2021 तक के लिए जारी की गई है। 9 महीने के बीच का जो ड्यूरेशन था उसके लिए जो ये रिपोर्ट जो है आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है। और अब हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सिर्फ 9 महीने के लिए ये रिपोर्ट क्यों जारी की गई। ठीक है ना। सिर्फ 9 मंथ्स के लिए ही ये रिपोर्ट क्यों जारी की गई, ये बात हमारे दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए। आमतौर पर जनरली जो होता है कि 1 साल के लिए पूरा जो है आरबीआई के द्वारा एनुअल रिपोर्ट जारी की जाती है, और अभी 9 महीने के लिए ही ये आरबीआई की रिपोर्ट क्यों जारी की गई, ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। और इसके पीछे का जो लॉजिक है उसको भी हम लोग समझते हैं। इसके पीछे का जो लॉजिक है, तो आरबीआई जो है वो अपना करंट अकाउंटिंग ईयर, जो कि जुलाई से जून है, उसे चेंज करके अप्रैल टू मार्च करने जा रहा है। आरबीआई का जो अभी करंट अकाउंटिंग ईयर है वो जुलाई से जून के बीच में है। ठीक ना। और आरबीआई अब अपना करंट अकाउंट ईयर जो है वो जुलाई से जून से चेंज कर अप्रैल से मार्च करने जा रहा है। ठीक है। अप्रैल से मार्च करने जा रहा है, और अप्रैल टू मार्च जो है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक। अप्रैल से मार्च तक हमारा जो होता है, 1 अप्रैल से 30 मार्च तक जो है हमारा, ये 31 मार्च तक जो है ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो आरबीआई जो है अपना अकाउंटिंग ईयर को चेंज करके, आरबीआई अपने अकाउंटिंग ईयर को चेंज करके फाइनेंशियल ईयर के साथ मैच करने जा रहा है। मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक भी जो है आरबीआई अपना अकाउंटिंग ईयर करने जा रहा है। ठीक। तो अपने अकाउंटिंग ईयर को फाइनेंशियल ईयर के बराबर करने के लिए अभी आरबीआई ने 9 महीने की ही रिपोर्ट जारी कर दी। 9 महीने की रिपोर्ट इसलिए जारी कर दी जिससे कि चीज़ें बराबर हो जाएं, कुछ भी आगे पीछे ना रह जाए। ठीक। तो अभी जो आरबीआई ने रिपोर्ट जारी कर दी वो जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक के लिए जारी कर दी है। तो अब अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब अगली अकाउंटिंग ईयर जो है, आरबीआई का अगला अकाउंटिंग ईयर जो है वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और मार्च तक चलेगा, वो फाइनेंशियल ईयर के बराबर हो जाएगा। ठीक। तो अगली एनुअल रिपोर्ट जो आएगी आरबीआई की, वो अप्रैल से, आरबीआई की अगली एनुअल रिपोर्ट जो आएगी वो अप्रैल से मार्च के बीच में आएगी। ठीक है ना। अप्रैल से मार्च के लिए जारी होगी, और यही हमारा फाइनेंशियल ईयर भी होता है। तो अब आरबीआई का जो है अकाउंटिंग ईयर और हमारा फाइनेंशियल ईयर बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को बराबर करने के लिए अभी आरबीआई ने जो है केवल और केवल 9 महीने के लिए ही जो है अपना एनुअल रिपोर्ट जारी कर दिया। उम्मीद करता हूँ कितनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर पहले क्या था, अब क्या हो गया, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है ना।
क्यों किया जा रहा है ऐसा, क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ये मोटा मोटा बात हो गई आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट के बारे में कि कितने महीने के लिए जारी किया गया, अब आगे से क्या हो जाएगा, ठीक है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बैंक फ्रॉड्स फॉल बाय 25%, जंप इन अर्निंग्स फ्रॉम फॉरेक्स सेल, ठीक है, और इंक्रीज्ड सरप्लस, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे आरबीआई के बैलेंस शीट के बारे में, ठीक है। बैलेंस शीट क्या होती है ये आप लोगों को पता होगा, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, ये तो समझाने की जरूरत नहीं कि बैलेंस शीट क्या होती है, ठीक है। तो ये टर्म, इस टर्म का मतलब आप लोगों को पता होगा। तो आरबीआई की बैलेंस शीट जो है वो 6.99% इंक्रीज हुई है, ठीक है ना। बैलेंस शीट ऑफ आरबीआई हैज़ इंक्रीज्ड बाय 6.99%, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। आरबीआई की बैलेंस शीट जो है वो 6.99% जो है इंक्रीज हुई है। और पहले कितनी थी, बाद में कितनी हो गई, तो जून 2020 में जो है ये 53,34,792 करोड़ थी, जबकि मार्च 2021 में ये 57,57,669 करोड़ हो गई, 57,07,669 करोड़ हो गई है ये मार्च 2021 में। तो ये 6.99% इंक्रीज हुई है, ठीक, 6.99% इंक्रीज हुई है। और इस 9 महीने के ड्यूरेशन में इनकम में 10.96% की कमी आई है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 9 मंथ आरबीआईज इनकम हैज़ डिक्रीज्ड बाय 10.96%। ये जो 9 महीने के लिए रिपोर्ट जारी की गई है, इस 9 महीने के दौरान में जो आरबीआई की इनकम है जो है ना, उसमें 10.96% की कमी आई है, जबकि एक्सपेंडिचर में भी 63.10% की कमी आई है। खर्च में भी जो है वो 63.10% की कमी आई हुई है, ठीक। और 99,122 करोड़ रुपए का सरप्लस अमाउंट केंद्र सरकार को आरबीआई के द्वारा दिया गया है। फिर से सुनो आप लोग, ये अमाउंट आप लोग नोट डाउन करो, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना। 99,122, ठीक ना। 99,122 करोड़ रुपए का सरप्लस अमाउंट जो है वो केंद्र सरकार को आरबीआई के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। कितना अमाउंट दिया गया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये याद कर लो, ये क्वेश्चन बन सकता है। 99,122 करोड़ रुपए आरबीआई के द्वारा सरप्लस अमाउंट केंद्र सरकार को दिया गया है। जबकि अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल ईयर 2020 की, तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 57,127 करोड़ रुपए जो है 57,127 करोड़ रुपए सरप्लस अमाउंट के रूप में आरबीआई के द्वारा केंद्र सरकार को दिया गया था। तो दोनों चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझो, वित्त वर्ष 2020 में 57,127 करोड़ रुपए आरबीआई के द्वारा केंद्र सरकार को दिया गया था, और अभी जो एनुअल रिपोर्ट जारी की गई इसमें जो है 99,122 करोड़ रुपए जो है आरबीआई के द्वारा केंद्र सरकार को दिया गया, ठीक। ये इतनी बात हो गई सरप्लस अमाउंट के बारे में। और अगर बात की जाए फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस की, तो उसमें भी 69% की बढ़ोतरी हुई है। कितने की, 69% की। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में भी 69% की बढ़ोतरी हुई है, और ये जो है 29,993 करोड़ रुपए से बढ़कर, मैं लिख दे रहा हूँ, 29,993 करोड़ रुपए से बढ़कर ये कितना हो गया है, 50,629 करोड़, ठीक ना, 29 करोड़ रुपए। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फॉरेक्स रिजर्व की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये 29,993 करोड़ से बढ़कर 50,629 करोड़ रुपए हो गया है। तो ये डाटा भी आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये बात हो गई आरबीआई के बैलेंस शीट की, आरबीआई के बैलेंस शीट की बताया ना कि 350 पन्ने का जो है आरबीआई का ये एनुअल रिपोर्ट आई हुई है। तो वहाँ से कुछ क्रीम जो है, जो जरूरी चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो बैलेंस शीट के बारे में बात हो गई आरबीआई के। अब हम लोग बात करेंगे बैंक फ्रॉड्स की, ठीक है ना। 2020-21 के दौरान बैंकों में क्या फ्रॉड हुआ, कितना फ्रॉड हुआ, कैसे क्या हुआ, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानते हैं। देखो, अगर बैंक फ्रॉड की बात की जाए तो वैल्यू के टर्म में बैंक फ्रॉड में 25% की कमी आई हुई है। बैंक फ्रॉड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू हैज़ डिक्रीज बाय 25% टू ₹1.38 ट्रिलियन, एंड फ्रॉड इन टर्म्स ऑफ नंबर डिक्रीजेज बाय 15%। हिंदी में आसान भाषा में अगर इसको हम लोग समझेंगे, तो वैल्यू के टर्म में अगर बैंक फ्रॉड की बात की जाए तो उसमें 25% की कमी आई है। ये वैल्यू, ये डाटा आप लोग याद रखना। और ये घटकर अब जो है 1.38 ट्रिलियन हो गया है, ठीक है। जबकि नंबर ऑफ केसेज ऑफ फ्रॉड की अगर बात की जाए कि कितने नंबर ऑफ केसेज है फ्रॉड के, तो उसमें जो है 15% की कमी आई हुई है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखना, और इन दोनों के डिफरेंस को समझना कि 25% आंसर कहाँ लगाना होगा, 15% आंसर कहाँ लगाना होगा। अगर बैंक फ्रॉड में पूछा जाए और पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो आप 25% लगाएंगे, और अगर ये पूछा जाए कि इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ केसेस, तो वहाँ पर 15% लगाएंगे। मतलब कि जो है
15% कम केसेस जो है वो दर्ज किए गए बैंक फ्रॉड के। ये बात हो गई नंबर ऑफ केसेस की। और अगर वैल्यू की बात की जाए कि कितने अमाउंट, जैसे 100 रुपये का फ्रॉड हुआ कि 200 रुपये का फ्रॉड हुआ कि 2000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ या 2 लाख करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ, तो उसमें जो है 25% की कमी आई है। और इस तरीके से देखा जाए कि 100 केस दर्ज हुए, 100 फ्रॉड हुए, 200 फ्रॉड हुए, 300 फ्रॉड हुए, 400 फ्रॉड हुए, इस तरीके से अगर नंबर ऑफ इसकी बात की जाए नंबर ऑफ केसेस की, तो उसमें जो है 15% की कमी आई हुई है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये आप लोग समझना। ये वैल्यू की बात है, 25% ये वैल्यू की बात है, 15% ये जो है ये किसकी बात है, 15% है ये नंबर ऑफ केसेस ऑफ फ्रॉड्स की बात है, ठीक है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ऑप्शन देखकर ये आप लोग आंसर लगाएंगे, ठीक है। और अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की फ्रॉड की बात की जाए, public sector banks contributed to more than 59% of the total value of frauds at rupees 81,910 crores, while private sector bank contributed 33% at the 46,335 crores। ठीक है, हिंदी में आसान भाषा में समझेंगे, ये तो मैंने इससे लिख दिया स्क्रीन पे, कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर पब्लिक सेक्टर बैंक के फ्रॉड की बात की जाए तो उसमें कमी आई हुई है और यह घटकर अब जो है 59% हो गई है, ठीक है ना। कितना, 59% ये घटकर हो गई है। जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक की फ्रॉड की बात की जाए, प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक है उनका फ्रॉड शेयर जो है वो पिछली बार की तुलना में बढ़कर 33% हो गया है, ठीक है। फॉरेन बैंक फ्रॉड शेयर की बात की जाए, जो विदेशी बैंक होती हैं उनके फ्रॉड शेयर की अगर बात की जाए तो ये कितना है, 2.4% किया है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के शेयर की बात की जाए, जो हमारे वित्तीय संस्थान होते हैं, दूसरे वित्तीय संस्थान हैं, उनके फ्रॉड शेयर की अगर बात की जाए तो वो 4.9% है, ठीक है। तो ये डाटा लिखते हुए चलो, हालांकि पीडीएफ इसकी आपको मिलेगी, पीडीएफ पेड मिलेगी, पेड पीडीएफ वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ पर सारी चीज़ें इन डेप्थ में रहेंगी। आरबीआई की सर्कुलर की एक पेड पीडीएफ में तैयार कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन आप लोग फिर भी नोट डाउन करते हुए चलो, क्या पता पीडीएफ रेडी होने में टाइम लग जाए या फिर ना ही प्रोवाइड करूँ या कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। या बहुत सारे लोग जो पीडीएफ परचेज नहीं कर सकते हैं, तो कंटेंट आप लोगों को मिलेगा, तो आप लोग इसको नोट डाउन भी करते हुए चला करो, ठीक है। तो फिर से बताऊं मैं इसको एक बार, मैं फिर से बताता हूं एक बार। पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स हैं उसमें उसके फ्रॉड में कमी आई हुई है और यह घटकर 59% हो गया है, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको लिखते हुए चलते हैं। प्राइवेट सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो उनका फ्रॉड शेयर जो है पिछली बार की तुलना में बढ़कर 33% हो गया है, ठीक है। फॉरेन बैंक के फ्रॉड शेयर की अगर हम लोग बात करें तो 2.4% हो गया है, ठीक है। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के फ्रॉड शेयर की अगर हम लोग बात करें तो 4.9% हो गया है, ठीक। तो ये बात हो गई फ्रॉड शेयर्स की, ठीक है। बाकी आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आप लोग एक बार डाउनलोड भी करके देख सकते हैं। आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर आप लोग आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करिएगा तो 350 पेज की है, 350, मैं बार बार ये बता रहा हूँ। और अगर इतना पढ़ने लगे तो फिर हो गया, और इतना हमको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वही दूध और क्रीम वाला हिसाब किताब यहाँ पर चल रहा है। इस 300 पेज में से 300 पेज का पूरा दूध है समझ लो इतने लीटर का, और इसमें से क्रीम जो है वो हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। इन 300 पेजों में से अपने काम की चीज़ें हम लोग निकाल ले रहे हैं, और जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, वो सारी चीज़ें हम लोग निकाल ले रहे हैं। ऐसे ही कुछ और पॉइंट हैं जिसको हम लोगों को जानना जरूरी है, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ और दूसरे पॉइंट हैं, क्रीम वाले पार्ट, उसको भी हम लोगों को जानना है। तो चलिए उसको जानते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू एवरेज 5% ड्यूरिंग 2021 to 22 with 5.2% in Q1 and Q2, 4.4% in Q3 and 5.1% in Q4, ठीक है। ये सब जो लिखा हुआ है ठीक है, ये आप लोग लिखो लो, मैं आसान भाषा में चीज़ों को समझाता हूँ। सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 5% रहने का अनुमान है, ठीक है ना। 2021-22 के दौरान जो है सीपीआई इन्फ्लेशन 5% रहने का अनुमान है। Q1 और Q2 में 5.2% रहेगा, Q3 में जो है ये 4.4% रहने का अनुमान है, जबकि Q4 में ये 5.1% रहने का अनुमान है, ठीक। ये बात हो गई इसकी। और the total support announced by the RBI for the economy from 6th February 2020 to 5th May 2021 announced to rupees 15.7 लाख करोड़, ठीक है। ये इंग्लिश वाली बात हो गई, हिंदी में समझेंगे जो हमारे दिमाग में ज़्यादा घुसता है और जल्दी समझ में आता है, ठीक है। तो फरवरी 2020 से लेकर मई 2021 तक आरबीआई ने कुल 15.7 लाख करोड़ रुपए 15.7 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, यही इस लाइन में बताया गया, ठीक है। जो कि नॉमिनल जीडीपी का 8% है। ये जो 15.7 लाख करोड़ रुपए आरबीआई के द्वारा इशू किए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, ये नॉमिनल जीडीपी का 8% है, ठीक। और जानते हैं कुछ,
कुछ और दूसरे जरूरी पॉइंट हम लोग जानते हैं यहाँ पर। 2021-22 के दौरान ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो है वो 6.8% रहने का अनुमान है, जबकि फिनेंशियल ईयर 2020 में ये 9.4% था। ठीक है ना, कितना था? 9.4%। ठीक, ये सारी चीज़ें लिखते हुए चलिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी नहीं गई हैं। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आप लोग इसको लिखिएगा, दिमाग में रखिएगा, नहीं तो वीडियो को आप लोग 2-3 बार देख लिया करो, कोई इशू नहीं है, बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, 2-3 बार आप लोग देख लिया करो, 2x मोड पर लगाकर फटाफट जल्दी देख लिया करो। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? ये बात हो गई ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट की, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट की। ठीक है, ये जो है 6.8% रहने का अनुमान है 2021-22 के दौरान, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2020 में 9.4% रहने का अनुमान है। और जानते हैं कुछ इसके बारे में, रिपोर्ट से संबंधित कुछ और चीज़ें भी जानते हैं। अप्रैल 2021, ठीक है ना, मैं लिख रहा हूँ अप्रैल 2021 के दौरान अप्रैल 2021 में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया। अप्रैल 2021 में जीएसटी कलेक्शन जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा जो है ये पार कर गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अप्रैल 2019 में कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ, तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का हुआ। एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर नहीं बताई गई, ऑप्शन में आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, नहीं तो फिर इस तरीके से दे दिया जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा, 1 लाख करोड़ रुपए से कम, 2 लाख करोड़ से ज़्यादा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जानकारी भी जो है इसी रिपोर्ट में बताई गई है कि अप्रैल 2021 में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि फेक करेंसीज की बात की जाए अगर, तो टोटल डिटेक्ट की गई फेक करेंसीज में से 96.1% की फेक करेंसी जो हैं वो बैंकों के द्वारा डिटेक्ट की गई हैं। ठीक है, जबकि 3.9% करेंसी जो है वो आरबीआई के द्वारा डिटेक्ट की गई हैं। ये डाटा भी आप लोगों को जानना जरूरी है। फेक करेंसीज की अगर बात होगी, तो टोटल पकड़ी गई फेक करेंसीज में से 96.1% फेक करेंसीज बैंकों के द्वारा पकड़ी गई हैं, बैंक में पैसा वैसा जमा करने के टाइम पर। बाकी यहाँ से भी कुछ करेंसीज आगे बढ़ गई हैं, तो 3.9% फेक करेंसीज जो है वो आरबीआई के द्वारा पकड़ी गई हैं, आरबीआई के द्वारा डिटेक्ट की गई हैं। ठीक, तो अभी हम लोगों ने जो है यहाँ पर आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। मैक्सिमम पॉसिबल इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं, बाकी तो 350 पेज का है, उतना हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें जो हैं आप लोगों को बताई गई। पिछले एग्जाम्स में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स, ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए लाए गए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ आप लोगों को मिल ही जाना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, और आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर के नाम मैं बता रहा हूँ। पहला हो जाएगा महेश कुमार जैन, दूसरा हो जाएगा एम राजेश्वर राव, तीसरा हो जाएगा एम डी पात्रा, और चौथा हो जाएगा टी रविशंकर। टी रविशंकर ने अभी हाल ही में ज्वाइन किया हुआ है, हाल फिलहाल में ही। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया हुआ है, टी रविशंकर ने किसको रिप्लेस किया हुआ है, ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। ठीक, तो आज का वीडियो बस यहीं पर हम लोग वाइंड अप करेंगे। आज हम लोगों ने जो है एक आरबीआई का जो एनुअल रिपोर्ट होती है, जो कि 9 महीने के लिए अभी जारी की गई, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, और ज़रूरी चीज़ें, वो सभी ज़रूरी चीज़ें जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली, उसको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। 9 महीने के लिए ही ये रिपोर्ट क्यों जारी की गई, इसके बारे में भी हम लोगों ने बताया। इसके बैलेंस शीट के बारे में हम लोगों ने जाना, बैंक फ्रॉड के बारे में हम लोगों ने जाना। यहाँ पर जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई। ठीक है, तो बस आज का वीडियो यहाँ पर खत्म करेंगे हम लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग कोई और अगला सर्कुलर आरबीआई का या फिर अगली गाइडलाइन या अगला नोटिस हम लोग वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है।